हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ संजोग जादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में और उसके बेसिक कंसेप्ट्स और टैक्स रेट्स के स्लैब रेट्स, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले। सो दोस्तों, विदाउट एनी डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 का असली मीनिंग क्या होता है। 1961 इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स क्या होते हैं और उसके बेसिक जो भी 4-5 कंसेप्ट होंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद इनकम टैक्स के स्लैब रेट्स के बारे में आपको बताऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं। आप रेडी हो तो आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट कंसेप्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या होता है। इनकम टैक्स, इनकम का मतलब और टैक्स का मतलब आपको पता होगा, आप टीवाई के स्टूडेंट्स हैं और आप इनकम टैक्स पढ़ भी रहे हैं। तो इनकम टैक्स का असली मीनिंग क्या है, तो इनकम टैक्स कैसे याद रखना है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या है, एग्जैक्टली क्या है। रूल्स और इनकम टैक्स एक्ट ये दोनों अलग है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 यह अलग है और इनकम टैक्स रूल्स 1962 ये दोनों भी अलग है। ये आपको बोलने के लिए वो सेम लग रहे हैं, सिनोनिमस लग रहे हैं, लेकिन ये सेम नहीं है। उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 और इनकम टैक्स रूल 1962 इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है। एक अगर लॉ बनता है, एक अगर एक्ट बनता है तो वो कैसे बनता है, इसके बारे में टैक्स, इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है और इनकम टैक्स रूल्स क्या कहते हैं, इसके बारे में आज हम जानने वाले। सो स्टार्ट। फर्स्ट कंसेप्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961। बोलो क्या देखा है उन्होंने कि इनकम टैक्स एक्ट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। लॉ का मेन सोर्स क्या होता है, इनकम टैक्स एक्ट। इट इज प्रोवाइड डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम, टैक्स लाइबिलिटी एंड प्रोसीजर फॉर असेसमेंट एक्सेट्रा। इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है, इनकम टैक्स एक्ट is the main source of income tax law. It is provided determination of total income, tax liability and procedures of assessment etc. इनकम टैक्स एक्ट में क्या क्या होता है। फर्स्ट होता है आपका जो भी साल भर का डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम, आपके साल भर का इनकम क्या है वो होता है। उसके बाद टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी आपको पता है टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, 5%, 20%, 30%। वो टैक्स लाइबिलिटी हम कितना पेड करने वाले हैं असेसमेंट ईयर में, प्रीवियस ईयर का टैक्स जो हम असेसमेंट ईयर में जाके पेड करते हैं गवर्नमेंट को, ऑनलाइन या कैसे भी। सो वो टैक्स लाइबिलिटी कहाँ पे आती है, इनकम टैक्स एक्ट में आती है। और प्रोसीजर फॉर असेसमेंट, असेसमेंट की जो भी प्रोसीजर होते हैं, सेल्फ असेसमेंट आपको पता है बहुत सारे असेसमेंट होते हैं, वो उसकी प्रोसीजर वो इनकम टैक्स एक्ट में आती है। सो ये स्टेटमेंट आपको अंडरस्टैंड हुआ क्या बोला है उन्होंने। इनकम टैक्स एक्ट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स एक्ट ये मेन सोर्स है लॉ का। और इट इज प्रोवाइडेड डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम, टोटल टैक्स लाइबिलिटी एंड प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट एक्सेट्रा इज इट कॉल्ड एज इनकम टैक्स एक्ट 1961। आई होप आपको समझ आया होगा। स्क्रीन के ऊपर देखिए ये सब लिखा हुआ है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है इनकम टैक्स रूल्स। इनकम टैक्स रूल्स क्या होता है, इनकम टैक्स रूल्स 1962। सो इनकम टैक्स एक्ट इम्पावर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का मतलब शॉर्ट फॉर्म है सीबीडीटी। अगर किसी भी रूल को अप्लाई करना है इनकम टैक्स एक्ट के लिए तो वो सीबीडीटी करते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये सीबीडीटी एक कमेटी होती है, उसमें बहुत सारे कमिश्नर्स होते हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं। वो एक कमेटी होती है, वो प्राइवेट कमेटी होती है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है लेकिन वो प्राइवेट कमेटी होती है। वो उन्होंने बताया कि इनकम टैक्स रूल 1962 में क्या है, उनका मेन कौन है, तो वो सीबीडीटी मैन है। उसके बाद उन्होंने बोला है इनकम टैक्स एक्ट इम्पावर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इट इज सीबीडीटी, टू मेक रूल। कौन रूल बनाता है, इनकम टैक्स के रूल बनाता कौन है, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। उसके बाद ऑल फॉर्म्स, फॉर्म्स मतलब क्या आपको पता है या पता नहीं, मुझे पता नहीं, मैं आपको बताने वाला हूँ कि फॉर्म का मतलब होता है कि आप जो भी ऑनलाइन
टैक्स भरते हैं वो कौन से फॉर्म से भरते हैं। आप अगर इंडिविजुअल हो तो आईटी इनकम टैक्स का फॉर्म होता है 1 और 2, आप 1 और 2 भर सकते हैं। आप सैलरी पर्सन हो, आप आपका फॉर्म 16 आ रहा है तो आप फॉर्म आईटीआर फॉर्म 1 और 2 भर सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आईटीआर फॉर्म 3 और 4 भर सकते हैं। वो अलग अलग फॉर्म है, फॉर्म आईटीआर के फॉर्म 9 तक होते हैं, 9 10 तक होते हैं। सो टैक्स रूल्स 1962 कौन बनाता है, इनकम टैक्स के रूल्स कौन बनाता है, सीबीडीटी बनाती है। उसके बाद उन्होंने बताया है ऑल फॉर्म्स प्रोसीजर्स, उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशंस ऑफ परक्विजिट्स आर प्रोवाइडेड इन द रूल। इनकम टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स रूल्स कौन बनाता है, सीबीडीटी और क्या क्या बनाती है, प्रिंसिपल्स, वैल्यूएशंस, ऑल फॉर्म्स, परक्विजिट्स और अलावेंसेस, उसके बारे में सब बताती है। सो इनकम टैक्स के जो रूल्स है 1962 का जो एक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रूल्स में ही एक्ट छुपा है। अगर एक्ट में क्या क्या है, फिर से बताता हूँ मैं, एक्ट में क्या क्या है, टोटल इनकम आपका डिटर्मिन किया जाता है, उसके बाद आपकी टैक्स लायबिलिटी, उसके बाद प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट। और रूल में क्या होता है, रूल कौन बनाता है, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। उसके बाद वो ऑल फॉर्म्स बनाती है, प्रोसीजर बताती है, परक्विजिट्स बताती है, प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशंस बताती है। वो सारे जो भी रूल्स है वो सब कौन बनाती है, सीबीडीटी बनाते हैं। इधर तक आपको याद आया कि मैंने क्या बताया, इनकम टैक्स एक्ट के बारे में बताया और इनकम टैक्स रूल्स के बारे में बताया। अब उसके बाद हम देखने वाले हैं कि उसके बेसिक कंसेप्ट कौन से होते हैं। सो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारी चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स किसके ऊपर और कैसे चार्ज करते हैं, कौन सी कंडीशंस होते हैं, 4-5 कंडीशंस है, उसके बारे में हमको बताने वाला हूँ। सो फर्स्ट कंसेप्ट है, नेक्स्ट कंसेप्ट है चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, और उसकी फर्स्ट पॉइंट है उसका, इनकम टैक्स इज चार्ज फॉर एवरी असेसमेंट ईयर। आई थिंक आपको असेसमेंट ईयर का मतलब पता हो गया। मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट कंसेप्ट में इसके आगे कि असेसमेंट का मतलब क्या है, क्या होता है असेसमेंट ईयर, उसके बारे में बताऊंगा। पर इस कंसेप्ट का नाम क्या है, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। आपको इनकम टैक्स कौन से कंसेप्ट के ऊपर, कौन से कंडीशंस है और उसके बाद कैसे आपको इनकम टैक्स चार्ज करना है, कौन से कंडीशंस के ऊपर, कौन सी कंडीशन फुलफिल है उसके लिए, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट कंसेप्ट के बारे में मैंने बताया, सेकेंड कंसेप्ट थी रूल, और थर्ड कंसेप्ट है चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। चार्ज ऑफ इनकम टैक्स का मतलब आपको पता चला कि आपको जो भी इनकम गवर्नमेंट आपके ऊपर जो भी इनकम आपके ऊपर जो इनकम लगाती है, वो इनकम कौन से कंडीशन को फुलफिल करके, कौन से कंडीशन को आंखों के सामने रखकर आपको टैक्स लगाती है, उसके बारे में मैं आपके बताने वाला हूँ। सो फर्स्ट पॉइंट है उसका, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स का फर्स्ट पॉइंट है, आपके स्क्रीन के ऊपर होगा, इनकम टैक्स इज चार्ज फॉर एवरी असेसमेंट ईयर। इनकम टैक्स इज चार्ज फॉर एवरी असेसमेंट ईयर। हर साल के असेसमेंट ईयर के ऊपर आपको इनकम टैक्स लगता ही है और आपको वो पेड करना ही होता है। सो फर्स्ट पॉइंट समझ में आया, एवरी असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स चार्ज होता है। सेकेंड पॉइंट है, इट इज ए चार्ज ऑन एवरी पर्सन्स। हर पर्सन के ऊपर इनकम टैक्स चार्ज लगता है। और पर्सन का मतलब क्या है वो डिफाइन किया है सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 की डेफिनेशन में। वो हम बाद में देखेंगे कि पर्सन का मतलब क्या है। सो बस आपको अभी याद रखना है कि चार्ज ऑफ इनकम टैक्स का फर्स्ट पॉइंट क्या है, एवरी असेसमेंट ईयर को इनकम टैक्स लगता है। उसके बाद इनकम टैक्स इज चार्ज फॉर एवरी असेसमेंट ईयर। सेकेंड, इट इज ए चार्ज ऑन एवरी पर्सन्स। हर पर्सन के ऊपर इनकम टैक्स चार्ज होता ही है। थर्ड पॉइंट है, it is charge on the total income earned by the person during the previous year. It is charge on the total income earned by the persons during the previous year. इसका मतलब क्या है दोस्तों, हर एक पर्सन जो भी लास्ट ईयर में जो भी इनकम हुआ है उसका, वो उस लास्ट ईयर का इनकम के ऊपर टैक्स लगता है और वो टैक्स आपको पेड करना पड़ता है गवर्नमेंट को नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का मतलब होता है असेसमेंट ईयर। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊंगा, अगर 19 और 20 में मैंने कुछ कमाया है, इनकम हुआ है मेरा कुछ सपोज, तो उस 19 और 20 का जो भी मेरे ऊपर टैक्स लाइबिलिटी आएगी, टैक्स लगेगा, वो सारा का सारा टैक्स दोस्तों मुझे पेड करना है 20 और 29 के ईयर में। 2020 और 21 के ईयर में मुझे टैक्स भरना ही है। तो वो होता है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब हम जब कमाते हैं, हमारा जो इनकम होता है
वो और उस इनकम का जो भी टैक्स लगता है वो टैक्स हम नेक्स्ट ईयर में जाके पेड करते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं, उसको बोला जाता है असेसमेंट ईयर। और उस ईयर में जो कमाते हैं उस ईयर को बोला जाता है प्रीवियस ईयर। ये दोनों भी कंसेप्ट मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, बस इसमें आया है इसलिए बता रहा हूँ। इट इज चार्ज ऑन द टोटल इनकम अर्न बाय द पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उसको पीवाई ईयर भी बोल सकते हैं। उसके बाद फोर्थ कंसेप्ट है द टैक्स इज लेवी एट द रेट्स ऑफ प्रिस्क्राइब बाय फाइनेंस एक्ट। रूल में और फाइनेंस एक्ट में जो भी उसके बारे में, इनकम टैक्स के बारे में, टैक्स के स्लैब रेट्स के बारे में जो भी कंडीशंस है उसके बारे में जो भी बताते हैं, उसके ऊपर उसका मतलब है प्रिस्क्राइब बाय फाइनेंस एक्ट। सो चार्ज ऑफ इनकम के चार कंसेप्ट आपको पता चले कि फर्स्ट कंसेप्ट है एवरी फाइनेंशियल ईयर यानी एवरी असेसमेंट ईयर आपको इनकम टैक्स चार्ज का, इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन एवरी असेसमेंट फॉर एवरी असेसमेंट ईयर। उसके बाद है सेकेंड पॉइंट, इट इज चार्ज ऑन एवरी पर्सन्स, चार्ज ऑन एवरी पर्सन्स। थर्ड कंसेप्ट है, पॉइंट है, इट इज चार्ज ऑन द टोटल इनकम अर्न बाय द पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। उसके बाद है द टैक्स इज लेवी एट द रेट्स ऑफ प्रिस्क्राइब बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस एक्ट। ये चार कंसेप्ट है। सो हमारी नेक्स्ट कंसेप्ट है दोस्तों असेसमेंट ईयर। मैंने अभी बताया असेसमेंट का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट ईयर। सो स्क्रीन के ऊपर देखिए असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन दी हुई है और असेसमेंट ईयर का सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। नेक्स्ट कंसेप्ट है असेसमेंट ईयर, आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए। असेसमेंट ईयर मीन्स द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। असेसमेंट ईयर का मतलब क्या है दोस्तों, पीरियड ऑफ 12 मंथ, हमारा मंथ 12 मंथ होते हैं हमारे पर ईयर में। सो पर ईयर के 12 मंथ का जो भी कमेंसिंग ईयर, हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है दोस्तों, मेरा सबके लिए क्वेश्चन है, आई थिंक सबको पता है लेकिन मैं फिर से पूछ रहा हूँ, आपका फाइनेंशियल ईयर क्या है। अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को आता है और एंड कब होता है 31 मार्च एवरी ईयर। सो असेसमेंट मीन्स द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स commencing on the first day of April every year. Income earned in previous year is tax in assessment year. हम इनकम जो अर्न करते हैं वो प्रीवियस ईयर का होता है और उस प्रीवियस ईयर के इनकम के ऊपर हम जो टैक्स भरते हैं वो नेक्स्ट ईयर को भरते हैं। सो वही उन्होंने बताया है, इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर इज अ टैक्स इज एन असेसमेंट ईयर। इज इट क्लियर? वहां पे एक एग्जाम्पल भी दिया है, मैं आपको बताऊंगा। द assessment year 2019-20 is a period of 12 months commencing from 1st April 2019 and ending on 31st March 2020। हमारा असेसमेंट ईयर है 1920, 19 को चालू हुआ 20 को खत्म हुआ। सो हुआ ये हुआ असेसमेंट ईयर। सो इस ईयर में हमें टैक्स किस ईयर का भरना है, 2017 और 18 का टैक्स भरना है। याद में आया, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? असेसमेंट ईयर का मतलब क्या है कि असेसमेंट ईयर का मतलब है आपके 12 मंथ के पीरियड में स्टार्टिंग 1 अप्रैल से होता है, उस स्टार्ट 1 अप्रैल से लेके एंड होता है 31 मार्च को। और असेसमेंट ईयर का मतलब होता है आप इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर इन असेस टैक्स इज इन द असेसमेंट ईयर। आप जो कुछ भी कमाते हैं वो आप असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर में कमाते हैं और असेसमेंट ईयर में पेड करते हैं। फॉर एग्जांपल फिर से मैं बताऊंगा आपको डेफिनेशन। असेसमेंट ईयर मीन्स द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। इनकम अर्न इन अ प्रीवियस ईयर इज टैक्स इन असेसमेंट ईयर। दैट इज द एग्जाम्पल इज द असेसमेंट ईयर 2019-20 is a period of the 12 month commencing from the 1st April 2019 and ending the 31st March 2020. That is called as assessment year, section 2 subsection 9. So next concept है दोस्तों, आपको याद रखनी है प्रीवियस ईयर PY, सेक्शन 2 सेक्शन सबसेक्शन उसका जो भी है आपके सामने दिया है। प्रीवियस ईयर का सेक्शन है सेक्शन 3, so उसका कोई सबसेक्शन नहीं है। So previous year means the financial year immediately preceding the assessment year. प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है, आप जिस ईयर में आप इनकम कमाते हैं उस ईयर को बोला जाता है प्रीवियस ईयर। ओके, एग्जांपल के लिए उन्होंने दिया है AY मतलब असेसमेंट ईयर 1920, द PY शैल बी पीरियड ऑफ 1st अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019। अगर आपका नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर 1920 है तो आपका प्रीवियस ईयर क्या होगा दोस्तों, 18-19। ओके, सो आपको पता होगा कि क्या होता है और बहुत कुछ उसके बारे में बताया हम
शॉर्ट में बताएंगे कि प्रीवियस मीन्स द फाइनेंशियल इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। सो नेक्स्ट कंसेप्ट है दोस्तों आपकी पर्सन। पर्सन का मतलब क्या है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में डिफाइन किया है। पर्सन मतलब पर्सन्स इंक्लूड इंडिविजुअल, HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी फर्म इंक्लूड्स LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल AOP और BOP बोल सकते, BOI बोल सकते हो आपको, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स। ये होता है पर्सन्स, ये है सारे पर्सन्स। आपको पर्सन्स की डेफिनेशन पता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के बारे में क्या बताया है, इंक्लूडिंग इंडिविजुअल, HUF, BOI, AOP, उसके बाद फर्म्स इंक्लूडिंग कंपनी, LLP, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स। ओके, ये आपके हुए बेसिक कंसेप्ट्स। उसके बाद क्या है दोस्तों, नेक्स्ट कंसेप्ट है आपकी, मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा इस सारे कंसेप्ट हमने कौन से लिए, इनकम चार्ज ऑफ इनकम, उसके बाद असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और पर्सन्स। ये 4 कंसेप्ट आपको पता चली होगी, आई होप आपको पता चला होगा। ये बेसिक है, इसके बारे में आपको पता होना ही। अगर आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हो तो आपको असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, पर्सन्स और चार्ज ऑन इनकम टैक्स, ये 4 कंसेप्ट आपको इम्पॉर्टेंट पता ही होनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट में कि इनकम टैक्स के स्लैब रेट्स कौन से होते हैं। अब हम जानने वाले हैं इनकम टैक्स रेट्स के स्लैब रेट्स क्या क्या होते हैं। आपको आई होप पता होगा, आपको बस आपको रिवीजन करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि इनकम टैक्स के स्लैब रेट्स कौन से होते हैं। विदाउट एनी डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स के स्लैब रेट्स जो हम असेसमेंट ईयर में टैक्स भरते हैं उसके बारे में हम जानने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट कंडीशन है, एक कंडीशन है, इन केस ऑफ एवरी इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स। अगर आप इंडिविजुअल हो, HUF हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, AOP हो, BOI हो और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स हो, तो आप इन लोगों के लिए कितना टैक्स रेट का स्लैब रेट लगता है, कितना टैक्स लगता है, कितने टैक्स के परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, कितना बेनिफिट मिलता है, कितने अमाउंट के ऊपर बेनिफिट है, उसके बारे में हमको बताऊंगा। आपके स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट आएगा, उसके ऊपर क्लियर कर दिखा होगा, मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो फर्स्ट केस में है इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स। उसके बाद फर्स्ट देखिए, फर्स्ट पॉइंट है टोटल इनकम और वहाँ पे दिया है रेट्स ऑफ इनकम टैक्स। फर्स्ट, अगर नॉर्मल पर्सन हो, हम इंडिविजुअल, और वो फर्स्ट कंडीशन आपको सामने है, मैं 1 बाय 1 बताऊंगा आपको। देखिए, आपकी फर्स्ट कंडीशन है अप टू 2,50,000, 2.5 लाख। अगर आपका इनकम फर्स्ट कंडीशन है 2.5 लाख, तो आपका इनकम टैक्स का स्लैब रेट्स क्या है दोस्तों, नील, कुछ भी आपको टैक्स भरना नहीं है। 2,500 तक आपको बेनिफिट है, आपको कुछ टैक्स भरना नहीं है। सो ये याद में रखना है, 2,500 तक, सॉरी 2,50,000 तक, सॉरी 2,50,000 तक आपको कुछ भी 1% भी आपको टैक्स भरना नहीं है। उसके बाद देखा है सेकेंड कंडीशन, अगर आपका इनकम 2,50,000 अप टू 5 लाख, 2,50,000 से ऊपर और 5 लाख के अंदर होगा तो आपको टैक्स लगेगा 5%। आपको टैक्स कितना लगेगा, 5%। थर्ड, अगर आपका इनकम 5 लाख और 10 लाख के बीच में है, 5 लाख अप टू 10 लाख, तो आपको टैक्स लगेगा 20%। इज इट क्लियर, अंडरस्टैंड हो रहा है। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, अगर आपका इनकम 2.5 लाख के नीचे है तो कुछ भी नहीं, टैक्स जीरो, नील। अगर 2.5 लाख के ऊपर और 5 लाख के अंदर है तो आपको भरना है 5%। उसके बाद 5 लाख और 10 लाख के बीच में है तो 20%। और थर्ड कंडीशन है, अगर आपका इनकम, आपका टोटल इनकम जो भी आप कमाते हैं वो अगर 2.5 लाख के, सॉरी 10 लाख के ऊपर गया, 10 लाख के ऊपर गया तो आपको टैक्स कितना भरना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप ज़्यादा कमाते हो तो देखिए, तो आपका अगर 10 लाख के ऊपर गया तो आपको भरना है 30%। इज इट क्लियर, ये ध्यान में आया। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट आपका टैक्स का चार्ट कंप्लीट हुआ है। सेकेंड कंडीशन है दोस्तों, इन केस ऑफ एवरी इंडिविजुअल बीइंग अ रेसिडेंट इन इंडिया, अगर कोई इंडिविजुअल हो और वो रेसिडेंट इंडिया का है और उसकी एज इज द एज ऑफ 60 ईयर्स और मोर बट लेस देन 80 ईयर्स, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन उसकी एज 60 होनी चाहिए और 60 के आसपास, और बट 80 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 60 और 80 के बीच में होनी चाहिए।
ये जो फर्स्ट चार्ट था वो किसके साथ, किसके लिए था, 60 तक, 60 के ऊपर और 80 के नीचे वाले लोगों के लिए क्या है, ये टैक्स का रेट्स चार्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इंडियन सिटीजन हो, इंडिविजुअल हो, आपकी एज 60 के ऊपर है और 80 के बीच में है, 80 के पहले है, तो आपको ये टैक्स का रेट लगेगा। सो आपको ध्यान से देखना है। फर्स्ट कंडीशन में आपको एग्जम्पशन कितने तक मिल रहा है, 3 लाख तक। पहले चार्ट में इंडिविजुअल को 60 के नीचे वाले को 2.5 लाख के ऊपर और इनको 3 लाख के ऊपर कुछ भी नहीं भरना है, 3 लाख तक कुछ भी भरना नहीं है। सेकेंड है, अगर आपका इनकम 3 लाख और 5 लाख के बीच में है, 3 लाख के ऊपर 5 लाख के नीचे, तो आपको 5% भरना है। कितना, 5%। उसके बाद अगर आपका इनकम 5 लाख और आपका इनकम 10 लाख के बीच में है, 5 लाख के ऊपर और 10 लाख के बीच में, तो आपको भरना है 20%। उसके बाद अगर आपका इनकम 10 लाख के ऊपर गया तो आपको कितना भरना है, 30%। बस कुछ कंडीशंस चेंज हुए, परसेंटेज के स्लैब रेट सेम ही है, 5, 10, 5, 20 और 30। इज इट क्लियर? फर्स्ट और सेकेंड चार्ट समझ में आया? फर्स्ट चार्ट किसके लिए था, 60 के नीचे के लिए। सेकेंड चार्ट किस, अभी जो मैंने बताया ये स्क्रीन के ऊपर है, वो चार्ट किसके लिए, 60 के ऊपर और 80 के नीचे वालों के लिए। सो थर्ड कंडीशन, इन केस ऑफ एवरी इंडिविजुअल, अगर आप इंडिविजुअल हो और इंडिया के सिटीजन हो और आपकी एज 80 के ऊपर हो, तो आपको कैसा टैक्स रेट का चार्ट है स्क्रीन के ऊपर, ये आपको एग्जम्पशन कितने तक है, 5 लाख तक। अगर आप 80 ईयर्स, मोर देन 80 ईयर्स हो, इंडियन सिटीजन हो, इंडिविजुअल हो, तो आपका इनकम अगर 5 लाख तक है, 5 लाख तक, तो आपको कुछ भी टैक्स नहीं भरना है। अगर आपका इनकम 5 लाख के ऊपर और 10 लाख के बीच में हुआ, तो आपको भरना है 20%। कितना भरना है, 20%। और उसके बाद अगर आपका इनकम 10 लाख के ऊपर गया, तो आपको ऑब्वियसली कितना भरना है, 30%। आपको समझ में आया? फर्स्ट चार्ट किसके लिए था, इंडिविजुअल और 60 ईयर के नीचे वालों के लिए। सेकेंड किसके लिए था, 60 और 80 के बीच में के लिए। और लास्ट किसके था, 80 ईयर्स, मोर देन 80 ईयर्स। उसके बाद है नेक्स्ट कंसेप्ट, सरचार्ज। सरचार्ज क्या है, देखिए सरचार्ज क्या होता है। सरचार्ज की फर्स्ट कंडीशन है 10% ऑफ द टोटल टैक्स वेयर टैक्सेबल इनकम इज मोर देन 50 lakhs एंड अप टू 1 करोड़। सरचार्ज कब लगता है इंडिविजुअल पर्सन के लिए, आपकी एज कितनी हुई थी मैटर नहीं करता, लेकिन हर किसी पर्सन का, हर किसी फर्म का, हर किसी कंपनी का अगर टैक्स, जो भी हम टैक्स पे करने वाले हैं, वो टैक्स अगर 50 lakhs और 1 CR के बीच में हो, तो उसके ऊपर आपको एक और टैक्स लगता है, उसको बोला जाता है सरचार्ज, और वो लगता है 10%। आपके स्क्रीन के ऊपर है 10% ऑफ टोटल टैक्स वेयर इज द टैक्सेबल इनकम इज मोर देन 50 लाख बट अप टू 1 CR। 1 लाख के नीचे, 1 CR के नीचे और 50 लाख के ऊपर हो, तो आपको सरचार्ज कितना लगेगा, 10%। उसके बाद सेकेंड कंडीशन है, अगर आपका सरचार्ज आपका इनकम टैक्स 1 CR के ऊपर गया, 1 CR के ऊपर गया, तो आपको कितना भरना है, 15%। इज इट क्लियर? आपको याद आया, 15%। सो सरचार्ज फिर से देखिए, सेकेंड कंडीशन 15% ऑफ टोटल टैक्स वेयर टैक्सेबल इनकम इज मोर देन 1 CR। फर्स्ट कंडीशन 10% ऑफ द इनकम टैक्स वेयर टैक्सेबल इनकम इज मोर देन 50 lakhs अप टू 1 CR। सेकेंड इज 15% ऑफ द टोटल इनकम टैक्स वेयर टैक्सेबल इनकम इज मोर देन 1 CR। अगर 1 CR के ऊपर होगा, तो आपका इनकम टैक्स कितना, आपको सरचार्ज कितना लगेगा, 15%। दोस्तों ये हुआ सरचार्ज। उसके बाद हम देखने वाले कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आपको पता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, पता है ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मतलब, उनका मोटिव क्या है, मोटिव बेटर एंड बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करना सोसाइटी के लिए, वो होता है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब है कोऑपरेट करना। उनको सोसाइटी, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो अपने एरिया में बहुत सारे डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए ट्राई करती है। सो इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसका स्लैब रेट, उनको टैक्स कितना भरना पड़ता है। फर्स्ट कंडीशन देखिए, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो और उनका इनकम, टोटल इनकम 10,000 के आसपास हो, 10,000 के बीच में हो या 10,000 तक हो, तो उनको टैक्स ऑफ इनकम टैक्स कितना लगता है, रेट ऑफ इनकम टैक्स 10%। अगर सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी की फर्स्ट कंसेप्ट क्या है, इनकम अगर 10,000 तक है तो 10%। अगर इनकम आपका 10,000 के ऊपर और 20,000 के नीचे हुआ,
तो आपको भरना है 20%, स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और उसके बाद थर्ड कंडीशन है, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का इनकम 20,000 के ऊपर गया तो आपको भरना है 30% ऑफ टोटल टैक्स। इज इट क्लियर? आपको टैक्स कितना भरना है? 30%। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि एजुकेशन सेज, आपको पता है सेज, एजुकेशन सेज लास्ट ईयर तक या उसके लास्ट ईयर तक एजुकेशन सेज कितना था दोस्तों? 3%। हायर सेकेंडरी होता है एजुकेशन सेज, हर टैक्स के ऊपर हमें अगर परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो गवर्नमेंट 4% हमारा चार्ज करते ही है। 4% लेटेस्ट का हुआ तो ऊपर दिखा है एजुकेशन सेज इन ऑल द अबव केसेस हेल्थ एंड एजुकेशन सेज 4% ऑफ द टोटल इनकम टैक्स एंड सरचार्ज और टोटल इनकम के ऊपर 4% का एजुकेशन सेज। दोस्तों ये एजुकेशन सेज के बारे में आपको 1 मिनट में बताता हूँ कि एजुकेशन सेज क्या होता है। कि आप जो टैक्स भरते हैं वो एजुकेशन सेज इसलिए लेता है कि गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी होती है, कोई भी रोड्स होते हैं, जो भी डेवलपमेंट करने के लिए उनको पैसे की ज़रूरत होती है, तो एजुकेशन सेज के माध्यम से वो हमसे और ज़्यादा परसेंटेज के लिए टैक्स कैलकुलेट करते हैं और वो कलेक्ट करके वो हमारे रोड्स या कुछ भी हो इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो खर्चा करते हैं। तो उसके बारे में उसको बोला जाता है एजुकेशन सेज। सो आई थिंक दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई। फिर से देखिए आपके इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल 62 का कंसेप्ट फिर से आपको रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, उसके बाद पर्सन्स, टैक्स के स्लैब रेट्स, वो 4-5 कंडीशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी का, एजुकेशन से सरचार्ज के बारे में मैंने बताया। आप फिर से देखिए, रिवाइंड करके देखिए, आपको पता चलेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। और प्लीज़ फीडबैक दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और जो कुछ भी आपको कोई भी आपको डाउट हो तो उसके बारे में मुझे आपको कमेंट्स में बताइए, मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। सो दोस्तों टाटा, बाय बाय।